जदीद अदब की सरहदें जिल्द अव्वल मजमून नंबर 28 जिसका उन्वान है साख्तियात का बानी सॉसियर। मुलाहिजा फरमाइए, सॉसियर जदीद साख्तियत का बानी है। उसका शुमार दरखाइम और फ्राइड के साथ होता है। ये तीनों यानी कार्ल मार्क्स के बाद सॉसियर, दरखाइम और सिगमंड फ्राइड माशरती उलूम के अहम तरीन माहिरीन में शुमार होते हैं। ये तीनों माहिरीन अपने आप को वाक़यात के तारीख़ी असबाब दरियाफ़्त करने तक महदूद नहीं रखते, बल्कि उलूम का समाजी पस मंज़र भी अपने तजिए के साथ पेश करते हैं। माशरे को जो चीज़ अपना पाबंद बना देती है वो रसूम व रिवाज हैं, और इन्हीं रसूम व रिवाज के सहारे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ज़बान भी इसी किस्म के रसूम व रिवाज की पाबंद है। ज़बान ही के ज़रिए दूसरों के ख्यालात हम तक पहुँचते हैं, और ज़बान ही के ज़रिए दूसरे लोग भी हमारे ख्यालात से वाकिफ़ होते हैं। सॉसियर ने बहुत कम मुकाले लिखे हैं और इसकी बहुत कम तसानीफ या मज़ामीन मरने के बाद मिले हैं। अलबत्ता यूरोपीय ज़बानों को वॉवेल सिस्टम पर उसकी एक तसनीफ़ मौजूद है। संस्कृत के जेनेटिव केस के बारे में डॉक्टरेट का एक मुकाला मौजूद है और कुछ टेक्निकी मज़ामीन हैं। इसके अलावा मरने के बाद इसके गैर मतबूआ मज़ामीन का कोई ज़ख़ीरा नहीं मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के प्रोफेसर की हैसियत से 1907 और 1911 के दरमियान उसने उमूमी लिसानियात के मौजू पर लेक्चर दिए थे, जो इसके शागिर्दों और दोस्तों ने उसके क्लासरूम में लिखाए हुए नोट्स की बुनियाद पर उमूमी लिसानियात पर एक किताब तरतीब दे दी थी, जिसका नाम कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक है। सॉसियर 1857 ईस्वी में जेनेवा में पैदा हुआ। दरखाइम के पैदा होने से एक साल पहले और फ्राइड के पैदा होने के एक साल बाद। सॉसियर का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से था जिसमें फितरी उलूम नेचुरल साइंसेस की तहसील की एक बड़ी रिवायत मौजूद थी। कम उम्री ही में पिकेट ने, जो तक़ाबली मुताले का एक माहिर था और जिसके सॉसियर के ख़ानदान से गहरी मरासिम थे, उसने सॉसियर को लिसानियात के मुताले से मुतारफ़ करा दिया। 15 बरस की उम्र ही में सॉसियर ने फ्रांसीसी, जर्मन, इंग्लिश, लातीनी और संस्कृत सीख ली थी। संस्कृत तो सॉसियर ने उसी वक्त से सीखनी शुरू कर दी थी जब वो स्कूल में था। 1875 में सॉसियर ने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में दाखिला लिया, जहाँ तबीयत और केमिस्ट्री का मुताला भी करता रहा। इसी के साथ साथ वो यूनानी और लातीनी भी सीखता रहा। यहीं सॉसियर इस नतीजे पर पहुँच गया कि उसका मुस्तकबिल यूनानी और लातीनी ग्रामर में है, तबीयत और केमिस्ट्री के मुताले में नहीं। उसे यकीन हो गया था कि जेनेवा यूनिवर्सिटी में उसकी तालीम का एक साल ज़ाया हो गया। आखिर उसने अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया कि वो हिंद यूरोपीय ज़बानों के मुताले के सिलसिले में उसे लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए। लाइप्ज़िग इस वक्त ज़बान के माहिरीन का मरकज़ था। यहाँ वो अपनी तालीम मुकम्मल करता रहा और यहीं से उसने अपनी किताब मेमोयर शाया की, जो हिंद यूरोपीय ज़बानों की इब्तदाई वॉवेल सिस्टम पर तक़ाबली मुताले के सिलसिले में बेहतरीन किताबों में शुमार की जाती है। इस किताब की शोहरत इतनी ज़्यादा थी, जब वो कुछ अरसा बर्लिन में रहने के बाद बर्लिन से लाइप्ज़िग आया तो एक प्रोफेसर ने उससे पूछा कि आप कहीं मशहूर माहिर लिसानियत सॉसियर की अजीज़ तो नहीं हैं, जो मेमोयर का मुसन्निफ़ है। बहरहाल जर्मनी इसके मिजाज के मुताबिक साबित नहीं हुआ। चुनांचे संस्कृत के जेनेटिव केस के बारे में मुकाला लिखने के बाद उसे डॉक्टरेट की डिग्री मिली और फिर वो पेरिस चला गया। फ्रांस वापस आने के बाद उसने इकोल पोटिक में संस्कृत, गाथिक और ओल्ड हाई ग्रामर पढ़ाने लगा और यहीं से उसका असर फ्रांसीसी माहिरीन लिसानियात तक फैलने लगा। 1891 में उसे जेनेवा में प्रोफेसर बना दिया गया। यहीं उसने शादी की और यहीं वो संस्कृत और तारीख़ी लिसानियात पढ़ाता रहा। यहाँ उसके 2 लड़के पैदा हुए, लेकिन यहाँ वो एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारता रहा और लिखने की तरफ माइल नहीं हुआ। 1906 में किसी दूसरे प्रोफेसर के रिटायर होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा ने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। 1907, 1908 और 1911 में उमूमी लिसानियात पर वो लेक्चर दिए, जो इसके मरने के बाद उसके दोस्तों और शागिर्दों ने कोर्स दी लिंग्विस्टिक के नाम से किताबी शक्ल में शाया किए। इसी किताब ने माहिरीन की आइंदा नस्लों को बहुत मुतासिर किया। सॉसियर का कारनामा यह है कि उसने साइन और साइन सिस्टम पर बहुत वाज़ेह अंदाज में लिखा है। इस तरह सॉसियर ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इंसानी तजुर्बे की ज़बान के सिलसिले में किस तरह तंजीम की जा सकती है। सॉसियर से पहले लिसानियात बिल्कुल इब्तदाई मंजिलों में थी। दरअसल इन बुनियादों को सॉसियर ने इस्तेवार किया है। सॉसियर ने ज़बान की वो बुनियाद तलाश की
जो ज़बान को बामायने बनाती है। सॉसियर के बताए हुए मॉडल पर लेवी स्ट्रॉस ने बड़े इजाफे किए और एक नए इल्म साख्तियाती बशरियात की बुनियाद रखी। लाका ने, जो एक अजीम माहिर लिसानियात था, उसने ज़बान और लाशऊर के स्ट्रक्चर को एक ही किस्म का स्ट्रक्चर बताया है। चुनांचे इसीलिए दरकायन, फ्राइड और सॉसियर को सेमिनल मुफक्किर कहा जाता है, यानी ऐसे मुफक्किर जिन्होंने अहद जदीद में असर नौ इल्म के बीज बोए। ज़बान के सिलसिले में सॉसियर ने बहुत अहम बातें कही हैं, मसलन ये कि निशानी यानी साइन में ज़बान और तसव्वुर का मिलाप होता है। दरख्त अगर सिग्निफायर है तो दरख्त का तसव्वुर सिग्निफाइड है। दूसरी बात यह कि निशानियाँ साइंस बिला जवाज़ होती हैं। मसलन गाय के लिए दुनिया में जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं वो मन माने और बिला जवाज़ हैं। मसलन पेड़ को दरख्त कहते हैं और फ़ारसी और अरबी में शजर कहते हैं। अंग्रेज़ी में ट्री का लफ्ज़ है। इसी तरह गाय को उर्दू में गाय, फ़ारसी में गाओ, अंग्रेज़ी में काओ और फ्रेंच में वेज कहते हैं। ये सब अल्फाज ज़बान में अपने मकाम से मुतय्यन होते हैं। सॉसियर से पहले ज़बान का मुताला तारीख़ी तनाजुर में किया जाता था, यानी इनका नुक्ते नज़र डियाक्रोनिक था, यानी दो ज़बानी नज़रिया। सॉसियर ने कहा ज़बान के स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो ज़बानी डायक्रोनिक नज़रिया ला हासिल है। हमारा लिसानियाती मुताला यक ज़बानी होना चाहिए। वो कहता था कि हकीकत का यक ज़बानी इजहार ही हकीकत का असल इजहार है। सॉसियर ने ज़बान की तकसीम दो तरह की है। एक को वो गुफ्तार या पेरोल कहता है, जिसका मतलब वो ज़बान है जिसके ज़रिए हम अपना इजहार करते रहते हैं। इसको गुफ्तगू या स्पीच या मुकालमे की ज़बान भी कहते हैं। और दूसरी तरफ लैंग यानी पूरी ज़बान का ज़ख़ीरा, जिसमें ज़बान के क़वाइद व ज़वाबित भी शामिल होते हैं। पेरोल तो हमारे सामने आता रहता है, लेकिन लैंग्वेज हमें नज़र नहीं आता। इसका इन्हिसार हमारी लिसानी सलाहियत पर होता है। जब हमारी लिसानी सलाहियत का इज़हार होता है तो हम उसे पेरोल कहते हैं। लफ्ज़ों के बाहमी रिश्तों को वो उफ़क़ी रिश्ते कहता है, यानी सेंटिगमेटिक, और उमूदी रिश्तों को पैराडिगमेटिक कहता है। उफ़क़ी रिश्ते सेंटिगमेटिक अल्फाज के उन रिश्तों को कहता है जो पहले और बाद में आने वाले लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं। इससे जो नहवी तरकीब पैदा होती है वो कलमे में मायने पैदा करती है। मसलन एक कलमा है, मोहन ने सीता को देखा। जब तक कि आखिरी लफ्ज़ ना आ जाए यानी देखा, उस वक्त तक मायने मुकम्मल नहीं होते। या मसलन रामा ने एक फूल फेंका। जब तक आखिरी लफ्ज़ फेंका ना आ जाए मायने मुकम्मल नहीं होते। अल्फाज की इस किस्म की तरतीब की बुनियाद उफ़क़ी रिश्ते पर होती है। उफ़क़ी रिश्ते में अल्फाज एक दूसरे के बाद आते हैं। इसको उफ़क़ी यानी सेंटिगमेटिक रिश्ता कहते हैं। मसलन एक कलमा है, अहमद ने महमूद को देखा। देखा की बजाय मारा या टोका या रोका या कत्ल किया कह सकते हैं। इन मुख्तलिफ अल्फाज में से सिर्फ एक लफ्ज़ चुन लिया जाता है। इसको उमूदी रिश्ता कहते हैं। सॉसियर का ख्याल है कि सारा लिसानी निज़ाम उफ़क़ी रिश्ते और उमूदी रिश्ते के निज़ाम में तब्दील किया जा सकता है। सॉसियर ने ज़बान के सिलसिले में जो बातें बहुत अहम लिखी हैं, इनमें एक बात तो ये है कि ज़बान मस्बत इज़हार से खाली है। दूसरे ये कि अल्फाज तखालिफ व बाहमी बाइनरी अपोजिशन के रिश्ते में बंधे होते हैं। मसलन दिन के तसव्वुर के साथ रात का तसव्वुर है, काले के साथ सफ़ेद का तसव्वुर है, मर्द और औरत का तसव्वुर है। मर्द का तसव्वुर औरत के बगैर और औरत का तसव्वुर मर्द के बगैर नहीं किया जा सकता। इसी तरह माँ और बाप का तसव्वुर है जो एक दूसरे के बगैर नहीं किया जा सकता। इस तरह अगर आप देखें तो पूरी ज़बान तखालुफ़ बाहमी बाइनरी अपोजिशन का एक जाल है, एक ऐसा जाल जो कहीं ख़त्म नहीं होता। इससे पता चलता है कि लफ्ज़ कायम बिज़ात नहीं बल्कि कायम बिलगैर है। अल्फाज का पूरा निज़ाम इफ्तराक और इम्तियाज़ पर कायम है। मसलन रोशनी, अंधेरा, बहार, ख़िज़ां, खैर, शर, अज़ल, अबद, दाखिल, खारिज, अंदर, बाहर वगैरह। सॉसियर के ख्याल में ज़बान एक खुद मुख्तफ़ी निज़ाम है जो अपने अंदरूनी क़वानीन से अमल पैरा रहती है, और लफ्ज़ ऐसा निशान है जो माशरे में मन माने तौर पर कायम किया जाता है। हर लफ्ज़ का वजूद ही दूसरे लफ्ज़ से मुख्तलिफ होने पर कायम है। निशान माने की बुनियादी इकाई है। लिसानी निशान साइन के दो रुख होते हैं, एक तो उसकी आवाज़ या उसकी तहरीर जिसको मायने नुमा या सिग्निफायर कहते हैं। मायने नुमा और तसव्वुर मायने दोनों एक साथ ज़हूर करते हैं, दोनों बिला जवाज़ होते हैं, इनमें कोई रिश्ता नहीं होता। दरिया के लफ्ज़ के साथ ही
دریا کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زبان میں آواز کو خیال سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہم نے دریا کہا تو دریا کی آواز کے ساتھ ہی دریا کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ زبان کا موازنہ کاغذ کے ایک ٹکڑے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیال اس کے سامنے کا حصہ ہے اور آواز اس کی پشت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کاغذ میں سے کوئی سامنے کے حصے کو پشت کے حصے کے بغیر کاٹ نہیں سکتا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔